गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है समास। पहले हम समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास यानी कंपाउंड। समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। भाषा में जब अनेक शब्दों को मिलाकर और उन्हें संक्षिप्त करके एक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। आपने पढ़ा पहले ही, छोटा करना, कोई भी चीज़ को छोटा करके बोलना, शॉर्टकट में हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वहाँ पे हम उसको समास कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, सत्य के लिए आग्रह करना, जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह। इसका मीनिंग होती है सत्य के लिए आग्रह करना। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, पुरुषों में जो उत्तम हो पुरुषोत्तम, चार राहों का समाहार चौराहा। तो आपने देखा ये अलग अलग पद हैं, अलग अलग शब्द इनको जोड़ करके छोटा रूप दे दिया, तो इन छोटे रूप को ही हम समास कहते हैं। और ये सब मीनिंग है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब समास द्वारा हम बने शब्द के सभी पदों का अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। आपने पहले से बोला समस्त पद, जो समास से बना इसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी कई पदों को मिलकर एक पद बन गया, एक शब्द बन गया, उसको समस्त पद। और जब इस शब्द को हम अलग करते हैं यानी कि विग्रह कर देते हैं, विग्रह माने अलग करना, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। ये समास विग्रह का रूप है और ये समस्त पद है। ये आपके समझ में आ गया होगा। समास द्वारा बने शब्द में दो पद होते हैं। ये आपको पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से बने इसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पद जब मिलते हैं तभी समास बनता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समास, द्विग समाज, द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। थोड़ी इनको समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, और इनको सरलतम तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप याद कैसे रख सकते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो अव्यय का काम करता है। इसका पहला पद प्रधान होता है और वह अधिकतर अव्यय होता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथोचित, जो उचित हो, सादर, आदर सहित, आजन्म, जन्म से लेकर, बेखटके, खटके के बिना। यानी कि तो आपने इसमें एक चीज़ देखी है कि ये तो हो गए जो समास विग्रह करके मान लीजिए, और इसको समस्त पद ये हम कहेंगे, आपने पढ़ा था अभी आगे। तो ये है अव्ययी भाव समास। इसको आप याद कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने उपसर्ग पढ़े थे। आप इसमें देखिए कि इसमें एक शब्द, जो पीछे वाला शब्द है वो अपने आप में पूरा है और आगे से आ जोड़ दे तो नया शब्द बन गया आजीवन। अव्ययी भाव समास आप अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो अभी एक ट्रिक याद रखिए कि आपको जहाँ पर ये लगे कि उपसर्ग जोड़ के एक नया शब्द बना है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो सकता है, होता है। वहाँ पे आपने कहा जीवन में आ जोड़ा, ये आपने पढ़ा उपसर्ग होता ही है, यथा भी उपसर्ग होता है, यथो भी, इस तरीके से सा भी। तो ये जैसे प्रति है, भर पेड़, देखो पेड़ भर कर खाना भर पेड़ कहलाता है शॉर्टकट में। तो ये सब आपने पढ़ा था कि ये सब उपसर्ग भी होते हैं और पीछे वाला अपने आप में एक शब्द है दूसरा पद। तो आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि उपसर्ग आपको लगता है, अगर शब्द को पढ़ के आपको ये महसूस हो कि ये उपसर्ग जोड़ के बना गया है तो आप वहाँ पे उसको अव्ययी भाव समास मान सकते हैं कि ये शब्द जो है वो अव्ययी भाव का है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समाज। इस समाज के दो पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे आपने कारक चिन्ह पढ़ेंगे, आपको बताया था कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं, को, से, के लिए, से, का, के, की, में। और जब हम, आपको पता है कि इन शब्दों से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब जब ये शब्दों के बीच से ये चीज़ हट जाती है, उनको हटा के जो नया शब्द बनता है, अगर आपको एहसास हो तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। जैसे माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला, को शब्द यहाँ पे कारक है। आपने पहचाना कि को कारक होता है, को हटा दिया, शॉर्टकट में बोल दिया माखन चोर। तुलसी द्वारा रचित, द्वारा कृत माने तुलसी द्वारा लिखा गया, तुलसी द्वारा किया गया काम, तुलसी कृत। रसोई के लिए घर को रसोई घर बोलते हैं, के लिए। भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरने वाला, भयभीत होना। सबको प्रिय, को सर्वप्रिय। राजा की सभा, राजसभा। तो आपने देखा यहाँ पे
को, द्वारा, के, से, कि ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। और जब हम इनको हटा करके नया शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों को हम तत्पुरुष समाज कहते हैं। यानी कि इसमें कारक चिन्ह नहीं होते, लोप होता है माने गायब होते हैं, लोप माने गायब होगा। तो आपको तत्पुरुष समास पहचानना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इसको तोड़ के लिखें तो ये क्या हो सकता है, माखन को चुरा, मक्खन को चुराने वाला, यानी को यहाँ पे नहीं है तो ये माखन चोर है, तो इसका मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास है। समझ में आया। अगला देखते हैं कर्मधारय समास। इस समाज में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा पहले और दूसरे पद में एक उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और दूसरा उपमान जिससे उपमा की जाए होता है। आपको सरल में समझाती हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपने विशेषण और विशेष शब्द पढ़ा है। विशेष यानी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बता रही है, विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पे भी वही है जिसमें आपको लगता है कि किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है या उससे उसकी तुलना की जा रही है कि ये उसके जैसा लगता है या उसके जैसा है, तो वहाँ पे हमारा होता है कर्मधारय समास। जैसे नील गगन, गगन माने आसमान, नील माने नीला, तो नीला है जो गगन, यहाँ पे नीला है जो गगन भी कहते हो, नीला गगन है, तो गगन कैसा है, नीला। तो यहाँ पे आसमान की जो विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है, नीला। तो आपने देखा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो ऐसी तरह कर्मधारय समास होता है। श्वेतांबर, श्वेत माने होता है सफेद, श्वेत है जो वस्त्र, यानी जो कपड़ा सफेद है उसको श्वेतांबर कहेंगे। अंबर माने वस्त्र होता है, श्वेत माने सफेद होता है, तो श्वेत है जो वस्त्र। यहाँ पे है जो, ये शब्द भी जुड़े होते हैं आपको अलग करने में। अगर आपको लगता है कि है जो इस तरीके का या के समान ये शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। पद पंकज, पंकज के समान पैर, पंकज माने होता है कमल का फूल को भी कहते हैं, पद माने पैर, पंकज के समान पैर वाला, पैर किसके समान है, पंकज, कमल के समान, पैरों की विशेषता। चंद्रमा के समान मुख, मुख चंद्र। नील कमल, नीला है जो कमल या नीला कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन यानी आँखें किसके समान है, कमल के फूल के समान। महाराज, महान राजा। नरसिंह, नरों में सिंह के समान, शेर के समान जो नर होगा उसको नरसिंह कहेंगे। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होता है। वचनामृत, वचन अमृत के समान वचन वाले, वचन कैसे होते हैं, अमृत। तो आपने इसमें देखा कि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है कि ये उसके जैसा है, तुलना भी की जा सकती है किसी के संग, तो हम इसको कहते हैं कर्मधारय समास। ध्यान रखना कि विशेषता जिसमें आपको लगे कि पहला शब्द जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है या उसकी उपमा दे रहा है, तुलना कर रहा है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अगला हमारा है द्विगु समास। इस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का ज्ञान कराता है। संख्यावाची मतलब जिस शब्द को पढ़ के हमें लगता है कि ये कुछ हमें ज्ञान करा रहा है कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हो सकती हैं। संख्यावाची मतलब वही होगा डिजिट बताना, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो ये 30 शब्द का मतलब 3 होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवरात्रि, 9 दिनों रातों का समूह, नवरात्रि चलती है। चारपाई, 4 पायों का समूह जिसको हम पाई माने पहिए होते हैं। शताब्दी, 100 शब्दों अब्दों यानी वर्षों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। तो आपने देखा कि ये 400 ये सब हमको संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। तो जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि हमें यहाँ पे संख्यावाचक है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे द्विगु समास है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद को विग्रह करने पर और या तथा अथवा एवं लगता है। जहाँ पे एक यहाँ पे ये चिन्ह भी लगा होता है, योजक चिन्ह कहते हैं जिसको बीच में जो चिन्ह होता है। तो आप कहीं देखते हैं अपना और पराया, इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं अपना पराया। गुरु और शिष्य को गुरु शिष्य। तो यहाँ पे और, एवं, अथवा, या, ये शब्द के साथ भी हम इनको बोल सकते हैं। और इनको जब हम इनको हटा के बोलते हैं और नया ये पे शब्द बोलते हैं, भाई और बहन, अच्छा ये भाई बहन है और शब्द हट गया। तो ऐसे शब्द जब आपको महसूस होते हैं तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। दोनों शब्द अपने आप में बराबर हैं, इसने कहा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की अपनी मीनिंग है, दोनों के अपने अर्थ हैं, और हम इनको साथ में अक्सर बोल देते हैं। कभी कहते हैं अपना और पराया, कभी कहते हैं अपना पराया। तो जब इसमें जब और शब्द अथवा या इन चीज़ें नहीं लगी होती हैं और शब्द इस तरीके से लिखा हो तो आप उसको कहोगे द्वंद्व समास। और इसका विग्रह करना हो तो आप इसमें और, एवं या अथवा या इस शब्द को जोड़ के इनका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बहुब्रीहि समाज। इस समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करता है। इसमें कहते हैं कि ये शब्द एक ऐसा ज्ञान होता है कि इसकी मीनिंग कुछ और होती है, सुनने में अर्थ किसी के नाम का हम निकाल के रख सकते हैं। और मोस्टली आपने देखा कि इसमें बहुब्रीहि समास ज़्यादातर भगवानों के नामों में यूज होता है।
भगवान के नाम आपने देखा कई चीज़ों की तुलना होती है, किसी के समान होते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है मोस्टली। आप देखना गिरिधर, गिरि माने होता है पहाड़ यानी पर्वत को धारण करने वाला। कृष्ण गिरिधर कहते हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसलिए उनका नाम गिरिधर पड़ा था। तो यहाँ पे हम इसके देखो ये गिरिधर है और मीनिंग अगर हम इसका निकालें तो कृष्ण के नाम की निकलती, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करता है। दोनों पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसमें अपने आप में, क्योंकि गिरि पर्वत है, धर कोई वही नहीं है धारण करना। तो ये कृष्ण की था। गजानन, गज का है, आनंद यानी मुख जिसका, मुख आनंद माने होता है मुख। किसका होता है गज का जैसा मुख? गणेश भगवान का, यानी गणेश, उसको हम गजानन भी कहते हैं। निशाचर, रात को विचरण करने वाला राक्षस। तो आपने देखा कि ये ज़्यादातर बहुव्रीहि समाज में भगवानों के नामों का एहसास ज़्यादा होता है। तो आप इसमें नोटिस करना कि बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास। आप इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से याद करना है। यहाँ पे आपको एहसास हो कि भगवान का नाम है और हम इसको पढ़ के कुछ अलग शब्द को एहसास हो रहा है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ पे आपको और शिष्य और आप कॉमन भाषा में दोनों शब्दों को लगा के यूज कर सकते हो, वहाँ पे होता है द्वंद्व समास, अपना पराया, गुरु शिष्य, दिन रात, तेरा मेरा, यहाँ वहाँ, अलग दिस। तो द्वंद्व समास। द्विगु समास होता है जहाँ पे आपको संख्या का ज्ञान हो, आपको उस समूह को पढ़ के या उस शब्द को पढ़ के लगा है कि इसमें 2, 4, 6, 10, 12 या इसी कुछ तरीके के हमको ज्ञान करा रहा है कि इन चीज़ों से मिलकर ये शब्द बना है, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा द्विगु समास। कर्मधारय समास मैंने आपको कहा जिसमें आपको लगता है कि इसकी तुलना किसी दूसरे के संग की जा रही है, कि ये उसके जैसा लगता है या उसकी विशेषता बताई जा रही है। लाल है जो कपड़ा नीला है जो कपड़ा नीलांबर, यानी नीला कपड़ा। तो इस तरीके से आपको जब एहसास हो तो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। विशेषता जहाँ पे बताई जा रही, एक शब्द विशेषता बता रहा, दूसरे शब्द की। तत्पुरुष समाज में आपने बताया, मैंने कहा जहाँ पे कारक चिन्ह नहीं लगे हों, आपको उसमें आपको जब उसको आप विग्रह करो आपको लगा कि यहाँ पे के लिए, से, का के कुछ भी शब्द यूज करके हम इसको दूसरा रूप, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। फिर हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास, जिसमें आपको बताया था कि जहाँ पे आपको एहसास हो कि उपसर्ग लगा करके कोई शब्द बना है, आप करते कि अगर इसको अलग कर दे तो पीछे वाला शब्द जो है अपने आप में पूरा है, नया शब्द हमको ज्ञान करा रहा है उपसर्ग लगा करके। जैसे भर पेट, मैंने कहा पेट अपने आप में भर लगा देते हो भर पेट, तो ऐसी जगहों पर अव्ययीभाव समास होता है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।